हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं अक्षय शुक्ला। जैसा कि पहले डिस्कशन हो चुका था कि हम आपके लिए एक सीरीज लेके आएंगे, कंसेप्ट सीरीज। उसमें हम गेट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक दिन पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा एक समय पे। नेक्स्ट डे हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ये फर्स्ट क्लास है, ये तेजस सीरीज है हमारी, और इसको हम कैसा शेड्यूल बनाए ये सब हमको आपको बता चुके हैं। ठीक है, कौन कौन सी क्लास कौन से फैकल्टीज लेंगे ये सब पूरा डिस्कशन हो चुका है। आज उसकी फर्स्ट क्लास है। स्ट्रक्चर टॉपिक पे आज डिस्कशन होगा, इनडिटर्मिनेसी पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं कई बार 1 मार्क के, कई बार 2 मार्क्स के। सो उसको कंसेप्ट वाइज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, या आप ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको ये जो आपका आज डिस्कशन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स में देखा गया है, वो चाहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े चाहे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़े, बहुत सी चीजें उनको कंसेप्ट वाइज क्लियर नहीं होती, बस वो फॉर्मूला रट के चले जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक्सियल फोर्स क्या है, शियर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, टॉर्शन मोमेंट क्या है, ठीक है, इन सब चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि गेट एक कंसेप्ट का एग्जाम है, वहां पे आप रट के नहीं निकाल सकते। ठीक है, दूसरी चीज, स्ट्रक्चर का वेटेज लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, पहले कम आता था, 5-6 नंबर का आता था, अब कई कई बार वो 10 to 12 मार्क्स का आप देखने को मिल जाएगा आपको सिंगल पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपका वन लाइन में, मतलब एक एक सॉल्यूशन में आपका विदाउट एनी रफ किए आपका आंसर आ जाएगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम इनडिटर्मिनेसी पे बात करेंगे। ठीक, देखो थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दूं कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ क्यों रहे हैं, वाई। जब हमारे पास डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो हम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की स्टडीज क्यों कर रहे हैं, ये बात है। ठीक है, सो मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये मेरा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको अभी स्टार्ट नहीं किया हूं, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, आज पूरा 1 आवर में हम ट्राई करेंगे पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन इनडिटर्मिनेसी का जो है उसको पूरा खत्म कर ले। एक भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस लास्ट तक बने रहना। ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है, और ये एक मैं ले रहा हूं फिक्स्ड बीम। ठीक है, इसमें अगर मैं यूडीएल अप्लाई करता हूं और इसमें मैं सेम लोड अप्लाई करता हूं, दैट इज यूडीएल डब्ल्यू। ठीक है, इतना मैं मान के ही चल रहा हूं कि भाई इतना तो पता होगा आपको, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, फिक्स बीम क्या होता है, यूडीएल क्या होता है, पॉइंट लोड क्या होता है। ठीक है, इतना आपको पता ही होगा। क्लियर। इसमें अगर मैं देखूं तो मेरा जो बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट अगर मैं बनाऊं तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, इसमें अगर मैं बेंडिंग मोमेंट बनाऊं, बीएमडी ड्रॉ करूं, ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर। इसके बाद अगर मैं डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना चाहूं, डेल्टा, डेल्टा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आता है। ठीक है, ये सब आपको वैल्यूज याद करनी है इसमें। अब देखो, जो बताना था मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये आपका WL² अपॉन 12 और 8 एंड इट इज WL² अपॉन 24। मैं एक बेसिक बता रहा हूं आपको कि हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं फाइनली। ओके, ये मेरा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। सिंपली सपोर्टेड बीम इज योर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, फिक्स बीम इज योर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ओके, कितने डिग्री से है ये सब देख लेंगे, वही आज डिस्कस करना है। ओके, अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट बनाता हूं तो मेरा आता है WL²/8। याद होगा, इतना तो याद होना ही चाहिए, गेट का एग्जाम देने जा रहे हो। इसमें अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूं तो मेरा जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है दैट इज WL²/24, मतलब 1/3। ठीक है, हम इतने टफ चीजों का एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बेंडिंग मोमेंट 1/3 हो रहा है। ठीक है, अपॉन 24 है, नीचे में अगर 24 आ रहा है मतलब अच्छा ही है। डिफ्लेक्शन की अगर बात करूं, 5W L⁴ 5W L⁴ अपॉन 384 यही
यहाँ पे WL⁴/384 मीन्स 5 टाइम डिफ्लेक्शन आपका कम हो रहा है। दिस इज द रीजन वी आर स्टडिंग द इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। उसके लिए हमने बहुत सारे मेथड्स निकाले, स्ट्रेन एनर्जी मेथड हो गया, स्लोप डिफ्लेक्शन हो गया, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बहुत सारे मेथड है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। बट स्टडी क्यों कर रहे हैं पहले ये तो समझ लो। क्लियर है? ठीक है, ये एक बेसिक एग्जांपल था व्हाई वी आर स्टडिंग द स्ट्रक्चर। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ, पहले एक है आपका टाइप्स ऑफ बीम्स। ठीक है, बीम कितने टाइप के होते हैं ये सब आप जानते ही हो। सिंपली सपोर्टेड हो गया, प्रोप्ड कैंटिलीवर हो गया, कैंटिलीवर बीम हो गया, और आपका फिक्स बीम हो गया। ये आपका मेजर बीम है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम इसको आप जानते ही हो। दूसरा है टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगर पढ़ के आए होंगे, फिक्स देखे ही होंगे। ठीक है, फिक्स सपोर्ट होता है, हिंज सपोर्ट होता है, रोलर सपोर्ट होता है। ठीक है, डबल रोलर सपोर्ट हो सकता है, ये सब चीजें आप देखे हुए हो। ठीक है, थर्ड अगर मैं देखूं टाइप्स ऑफ इंटरनल फोर्सेस। टाइप्स ऑफ इंटरनल फोर्सेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स की ये इशू रहता है कि वो समझ नहीं पाते कि शियर फोर्स क्या होता है, एक्सियल फोर्स क्या होता है। उसके बाद ही हम ये यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को देख लो, क्योंकि हर चीज को मैं ये एज्यूम करके नहीं चल सकता कि आपने पढ़ा है या आपको थॉरो है। ठीक है, जब तक ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक आप इनडिटरमिनेसी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छे कंसेप्ट लेवल पे आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ओके, सो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इंटरनल फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका मेनली 4 है। पहला है एक्सियल फोर्स। ठीक है, सेकेंड इज shear force। ठीक है, थर्ड इज बेंडिंग मोमेंट, एंड फोर्थ इज टॉर्सनल मोमेंट और ट्विस्टिंग आप ले सकते हो, ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझ लो। ये मेरे पास एक बीम है या रॉड है, जो मानना है मान लो। ठीक है, इसका एक एक्सिस है। ठीक है, इसका एक एक्सिस है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जो उसके सेंट्रॉइड से पार हो रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना? यहां से पार हो रहा है। इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा, इसके डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड एक्सियल फोर्स। एक्सिस से लग रहा है। ध्यान से समझ लो, यहां इसको यहां क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो आप ट्रस्ट को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आप उसको एकदम फ्रेम टाइप ट्रीट करोगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में आपका फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड एक्सियल फोर्स। ठीक है, इसके बाद मेरे पास एक एक्सिस ये है। ठीक है, लेटरल एक्सिस, ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ये मेरा लेटरल एक्सिस हो गया। इस डायरेक्शन में अगर मेरा कोई फोर्स लगता है, ठीक है, या फिर एक एक्सिस और ले लूं, 3D में अगर ले रहा हूं तो ये अगर मैं ले रहा हूं, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड शियर फोर्स। क्लियर है? एक चीज बस याद रखना, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में फोर्स लगा दैट इज कॉल्ड एक्सियल फोर्स, एक्सिस के अबाउट। बाकी किसी और एक्सिस के अलोंग अगर फोर्स लगा दैट इज कॉल्ड शियर फोर्स। ये क्लियर हो गया? दो चीजें। सेम थिंग, ये जो मेरा एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस है, इसके अलोंग, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग अगर मेरा मोमेंट जनरेट होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग अगर मेरा मोमेंट जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग अगर कोई मेरा मोमेंट जनरेट हो रहा है इस एक्सिस के अलोंग, ओके, सो दैट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग। वो ट्विस्ट करेगा, बेंड नहीं करेगा, ट्विस्टिंग मोमेंट। बाकी अदर दो एक्सिस के अलोंग अगर मेरा कोई मोमेंट जनरेट होता है, बाकी दो अदर एक्सिस के अलोंग,
दैट इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट। इतना आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आई? बताओ कोई डाउट है तो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, तो अगर मैं बात करूं एक्सियल फोर्स की, ये अगर मैं एक्स एक्स एक्सिस ले रहा हूं, ठीक है, ये वाई वाई एक्सिस है और ये जेड जेड एक्सिस है। सो एफ एक्स एक्स इज आवर एक्सियल फोर्स। ठीक है, शियर फोर्स की अगर मैं बात करूं, सो एफ वाई वाई एंड एफ जेड जेड इज आवर शियर फोर्स। लेटरल एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड शियर फोर्स। ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट की अगर मैं बात करूं, ट्विस्टिंग मोमेंट की अगर मैं बात करूं, तो एम एक्स एक्स इज माई ट्विस्टिंग मोमेंट, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लग रहा है। ठीक है, और अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूं, तो ये कौन सा जनरेट होगा, एम वाई वाई एंड एम जेड जेड इज आवर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इतना कंसेप्ट दिमाग में भर लो। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग अगर कोई फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड एक्सियल फोर्स। अदर कोई एक्सिस के अलोंग लगा दैट इज कॉल्ड शियर फोर्स। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंट आया तो ट्विस्टिंग मोमेंट, अदर कोई एक्सिस के अलोंग मोमेंट आया बेंडिंग मोमेंट। बस इतना आपको क्लियर रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक कंसेप्ट और समझ लो। कंसेप्ट ऑफ जनरल लोडिंग एंड इंक्लाइंड लोडिंग। ठीक है, जनरल लोडिंग और इंक्लाइंड लोडिंग के लिए मैं एक आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। यहां पे मैं आपको यह भी बता दूंगा कि अगर ये कंसेप्ट नहीं समझे तो गलती कहां होगी। गेट के ही क्वेश्चन से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये मेरा एक बीम है। ठीक है, देखो पूरा थ्योरी अपने को पढ़ना नहीं है, कंसेप्ट से समझना है, वही कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे बैठ के मैं आपको थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं, जो अब इंपॉर्टेंट पोर्शन है वही मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्लियर, इसमें मैंने एक वर्टिकल लोड लगाया। ठीक है, एक वर्टिकल लोड लगाया। सेम मैं एक केस ले रहा हूं, यही मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें मैं एक इंक्लाइंड लोड लगा रहा हूं। ठीक है, इस पे मैं एक आपका वर्टिकल लोड लगा रहा हूं, इसमें मैं एक आपको इंक्लाइंड लोड लगा रहा हूं। ठीक है, अब देखो अभी मैं आपको डीएस डीके ये सब चालू नहीं किया हूं, लेकिन फिर भी चीजें आपको पता होंगी, बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, देखो जैसे अगर मैं देखूं ये मेरा क्या है, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं देगा, इतना पता ही होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं देगा। ये मेरा हिंज सपोर्ट है, ये एक वर्टिकल देगा एक हॉरिजॉन्टल देगा रिएक्शन के केस में। ठीक है, बट ये मोमेंट रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर है, सेम इज द केस हियर। तो अगर मैं यहां पे रिएक्शंस की बात करूं तो ये है मेरा एक रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड। इस डायरेक्शन में अगर मैं लोड लगाता हूं तो ये मूव कर जाएगा, सो मैं आई कैन नॉट गेट द रिएक्शन। मैं यहां से रिएक्शन नहीं मिलेगा मेरे को। इस केस में देखो हिंज सपोर्ट है, एक ये वाला रिएक्शन एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। क्लियर, यहां पे भी सेम है, एक ये और ये तीन रिएक्शन आ गए। क्लियर, अब समझो अगर मैं बात करूं कि डीएसई की बात करूं मैं। ठीक है, दो टाइप की इंडिटरमिनेसी है, स्टैटिक और काइनेमेटिक। ठीक है,
अभी चालू करूंगा, पूरे डिटेल में बताऊंगा क्या होता है, किससे रिलेटेड है, सब चीजें, ठीक। बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको केस समझाने के लिए, इस कंसेप्ट का महत्व बताने के लिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। डीएसई की अगर मैं बात करूं, यहां पे इंक्लाइन लोडिंग है, ठीक है, इंक्लाइन लोडिंग है। पहले इसको देख लेते हैं, इसका डीएसई। यहां पे अगर मैं देखता हूं, एक कितना आ रहा है सपोर्ट रिएक्शन, 1, 2 और 3, 3 सपोर्ट रिएक्शन आ रहे हैं आपको, ठीक है। सो आर ई माइनस ई, आर ई क्या है आपका, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, ई इज नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस। आर ई की अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, 3, 1 2 3, ठीक है, 3 आ रहा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन की मैं बात करता हूं तो मेरे पास क्या क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन, 2D के केस में समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 और समेशन एम ऑफ जेड इक्वल टू 0, ठीक है। एक समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समेशन ऑफ मोमेंट 0, ठीक है। 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है, -3 किया, ठीक है। 3 मेरे सपोर्ट रिएक्शंस थे और 3 मेरे पास इक्विलिब्रियम है। सो फाइनली वी गॉट वैल्यू 0। ओके, यहां तक चीजें ठीक है, बट गेट आपको कहां फंसाएगा ये समझ लेना। मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, कंसेप्ट ऑफ जनरल लोडिंग एंड इंक्लाइन लोडिंग के लिए। जनरल लोडिंग मतलब आपका अगर वर्टिकल लोड लग रहा है, वर्टिकल लोड लग रहा है तब, अगर बीम है, ठीक है, अगर बीम है, पहली चीज बीम होना जरूरी है, फ्रेम और ट्रस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर बीम है। सेकेंड थिंग, अगर सपोर्ट सेम लेवल पे है, सपोर्ट सेम लेवल पे है, ठीक है, और लोडिंग अगर मेरी वर्टिकल है, लोडिंग क्या है, वर्टिकल है, देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द सपोर्ट विल नॉट बी काउंटेड, उसको आपको काउंट में नहीं लेना है, ये बात ध्यान में बैठा लो, ठीक है। पहला बीम होना चाहिए, दूसरा सपोर्ट सेम लेवल पे होना चाहिए, थर्ड आपकी लोडिंग अगर वर्टिकल है, सो यू विल नॉट काउंट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब देखो डीएसई अगर मैं इसमें लेने जाऊं, इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, मेरे पास टोटल सपोर्ट रिएक्शंस कितने हैं, एक ये और एक ये, टोटल 2। अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स काउंट नहीं कर रहा हूं तो इस डायरेक्शन की मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन भी नहीं अप्लाई करूंगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन को भी मेरे को इसमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा, -2। ओके, फाइनल आंसर 0। क्लियर, ठीक है, क्लियर है इतना। यहां पे मेरा 3 - 3 0 हुआ, यहां पे 2 - 2 0 हुआ। वैसे मेरे को पता ही है, सिंपली सपोर्टेड बीम मेरा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, कोई डाउट की बात नहीं है इसमें। अब देखो इशू क्या आ रहा है, इशू क्या आ रहा है मेरे पास, अगर मैं एक फिक्स्ड बीम लिया, और इसमें मैं एक वर्टिकल लोड लगाया और एक मैं हॉरिजॉन्टल लोड लगाया, ठीक है, एक वर्टिकल लोडिंग है, एक हॉरिजॉन्टल लोड, इंक्लाइन लोडिंग है और एक वर्टिकल लोडिंग है। क्लियर, इसमें मैं देखता हूं डीएसई, अगर मैं देखूं डीएसई, ठीक है, मतलब स्टैटिक एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी, अगर मैं देखूं ये मेरा फिक्स सपोर्ट है, एक रिएक्शन यहां से आएगा, एक रिएक्शन यहां से आएगा और एक ये मोमेंट आएगा। क्लियर है, इतना पता होगा, ठीक है, गेट का एग्जाम देने जा रहे हो, इतना पता होगा ही कि आपका फिक्स सपोर्ट 3 रिएक्शंस देता है, समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई और समेशन एम, ठीक है। इस एंड को अगर मैं देखा तो एक मेरा वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एंड थर्ड इज मोमेंट। क्लियर, अब देखो डीएसई अगर मैं काउंट करूं, डीएसई अगर मैं काउंट करता हूं तो मेरे को क्या पता चलता है, क्योंकि ये इंक्लाइन लोडिंग है, ठीक है, इंक्लाइन लोडिंग है एट एनी एंगल थीटा, ठीक है, एनी एंगल थीटा पे मेरी इंक्लाइन लोडिंग है, तो क्या हो रहा है, मेरे को हॉरिजॉन्टल फोर्स को काउंट करना है, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें मेरा 1 2 3, ठीक है, आर ई माइनस ई अगर मैं लिखता हूं, आर ई माइनस ई अगर मैं लिखता हूं
तो कितने सपोर्ट रिएक्शंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6। ठीक है, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस 6 और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितनी? 3। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 है। ठीक है, अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो डीएससी मेरे पास आ रहा है 3। डीएससी मेरे पास कितना आ रहा है? 3। इस केस में देखो, ठीक है, ये मैं आपको लिया हूं और इस बार मेरी लोडिंग है वर्टिकल, तो एक मोमेंट आएगा, एक वर्टिकल आएगा, एक मोमेंट आएगा, एक वर्टिकल आएगा। दिस फोर्स आई विल नॉट काउंट। ठीक है, ये दोनों फोर्स जो आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बीम है। ठीक है, पहली बात तो एक बीम है, दूसरा सपोर्ट सेम लेवल पे है, तीसरा लोडिंग वर्टिकल है, लोडिंग मेरी वर्टिकल है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आई विल नॉट टेक द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। अब देखो, अब अगर मैं डीएसई निकालने जाता हूं, अब अगर मैं डीएसई निकालने जाता हूं तो मेरे पास कितना कंपोनेंट है? 1 1 2 1 1 2, टोटल 4। टोटल कितने रिएक्शंस है? आर कितने मेरे पास? 4। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन 2। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स काउंट नहीं कर रहे हो तो उस इक्विलिब्रियम को भी आपको नहीं यूज करना है। अब देखो आंसर कितना आया? 2। इनडिटरमिनेसी कितनी हो गई? 2। यहां पे आ रही थी 3। ठीक है, अगर सेम केस लोगे, देखो लास्ट केस में क्या हुआ था, सिंपली सपोर्टेड लिया था, 2 - 2 0 आ रहा था, 3 - 3 0 आ रहा था, बच गए वहां पे। तो इस केस में क्या हो रहा है, मेरा 6 - 3 3 आ रहा है, बट यहां पे 4 - 2 2 आ रहा है। क्लियर है? सो इफ यू विल नॉट अप्लाई द नॉलेज ऑफ जनरल लोडिंग एंड इंक्लाइंड लोडिंग, यू विल गेट रॉन्ग आंसर। और गेट ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इस कारण स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये टॉपिक जनरली डिस्कस कर देता हूं स्टूडेंट से कि ऐसा क्वेश्चन आए तो कम से कम आपसे यहां पे गलती ना हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इनडिटरमिनेसी की अगर बात करें तो दो टाइप का है आपका, एक है स्टैटिक, सेकेंड इज काइनेमेटिक। ठीक है, स्टैटिक की अगर मैं बात करूं तो ये फिर आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज एक्सटर्नल स्टैटिक, नेक्स्ट इज इंटरनल स्टैटिक। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं DSE, जो मैं अभी काउंट किया, एंड दैट इज कॉल्ड DSI। और काइनेमेटिक को मैं रिप्रेजेंट करता हूं DK। देखते हैं यार, सेंटर तुम्हारे लिए बहुत बहुत तुम्हारी उत्सुकता है। देखते हैं इसको कहीं कहीं मिल पाए तो। ठीक है, अब यहां ध्यान दो। तो स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, ठीक है, इसको मैं DS से रिप्रेजेंट करता हूं और इसको मैं DK से डिनोट करता हूं। DS जो है मेरा, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये है आपका एक्सटर्नल स्टैटिक, दैट इज DSE, एंड इंटरनल स्टैटिक, दैट इज DSI। क्लियर? इतना क्लियर है? अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं, हाँ, ट्रिक्स ही तो देख रहे हैं, कंसेप्ट की तो बात कर रहे हैं। देखो कंसेप्ट गेट यार टोटल कंसेप्ट का गेम है, पता है आपको, क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा कंसेप्ट वाइज। और स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इस कारण मैं आपको बेसिक से चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ लो, यहां पे काम आ जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल स्टैटिक की बात करूंगा, सिर्फ एक्सटर्नल का अगर वर्ड देखो, ठीक है, मतलब इसको इंटरनल ज्योमेट्री से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्ट्रक्चर कैसा भी हो, स्ट्रक्चर आपका बीम हो, फ्रेम हो, ट्रस हो, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे आर्च ले लो। एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट रिएक्शंस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रिएक्शंस पे। दिमाग में बैठा लो। ठीक है, क्योंकि सबके अलग अलग फॉर्मूला बनते हैं, फॉर्मूला कैसे बनेगा वो मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, उसका आपको कोई दिक्कत मत हो। देखो एक बार ट्राई तो करो ना, इसको जो समझा रहा हूं उसको भी समझो।
ठीक है। एक्सटर्नल जो स्टैटिक आपका इंडिटरमिनेसी है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है आपका सपोर्ट रिएक्शंस पे, सपोर्ट रिएक्शंस पे ओनली, ओनली, ठीक है। लेकिन इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आपको किस पे डिपेंड करेगा? मेंबर फोर्सेस पे। मेंबर कैसे हैं उसके? एंड ज्योमेट्री, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन मेंबर फोर्सेस एंड ज्योमेट्री। तो अगर आपको इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है, ठीक है, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कौन सा है, फ्रेम है, बीम है, आर्च है, ठीक है, ट्रस है, क्या है, आपको यहां पता होना चाहिए। लेकिन वो चीजें आपको डीएसई के लिए जरूरत नहीं है, ध्यान दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अगर डीएसई पूछा, सिंपल सपोर्ट रिएक्शन देखना, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक। अगर मैं डीके की बात करूं तो ये बताता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डीके बताता है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, ठीक है ना, ट्रिक बताता हूं, इसको थोड़ा सा समझ लो फिर ट्रिक बता रहा हूं। फॉर्मूला याद कर लेना, नहीं तो और क्या कर सकते हो, ठीक। डीके इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट इज टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट अनरिस्ट्रेन्ड मूवमेंट विच अ जॉइंट कैन परफॉर्म, ठीक है। नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड मूवमेंट, कितने एक अगर जॉइंट है वो कितने तरह से मूवमेंट कर सकता है, या डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। इसको मैं आपको बता दूंगा क्या हो रहा है, ठीक। पहले स्टैटिक से चालू करते हैं, देन वी कम टू डीके, क्लियर है। तो सबसे पहले स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की बात करते हैं। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, पहले बात कर रहा हूं मैं डीएसई की, पहले बात कर रहा हूं डीएसई की, ठीक है। डीएसई में क्या है, मैं आपको बोल दिया, आप रट लो, चीजों को यहीं याद कर लो, आपको जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। इसमें कभी स्ट्रक्चर देखना ही मत, ट्रस है कि फ्रेम है कि आर्च है कि बीम है, देखना ही मत, सिर्फ सपोर्ट रिएक्शंस आपको देखना है। एक्सटर्नल वर्ड लगा है ना, सिर्फ सपोर्ट रिएक्शंस आप देखना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो डीएसई, जैसे मान लो ये मेरा एक ट्रस है, ठीक है, ये मेरा ट्रस है, ये मेरा एक फ्रेम है, ठीक है, ये मेरा एक आर्च है, और यहां पे मेरा एक बीम है। इन सब में अगर मेरे को डीएससी पूछा, मैं सिर्फ सपोर्ट रिएक्शंस देखूंगा, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रिएक्शंस देखूंगा और कुछ नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं से सिर्फ डीएसई पूछ रहा है। और मैं बता रहा हूं कि डीएसई और डीएसआई दोनों अलग अलग निकालना, ऐड कर देना, इकट्ठा मत करना, क्योंकि अलग अलग पूछ लेता है आजकल, ठीक है। क्योंकि अगर कंबाइंड फॉर्मूला आपने याद किया कि डीएस क्या होता है, ठीक है, डीएस इज इक्वल टू डीएसई प्लस डीएसआई, ठीक है, एक्सटर्नल स्टैटिक प्लस इंटरनल स्टैटिक, दोनों को मिला के डीएस बनता है आपका, ठीक है। बट अगर आपने कंबाइंड फॉर्मूला याद कर लिया किसी के लिए भी, ट्रस के लिए या फ्रेम के लिए, तो आप उसको तोड़ नहीं पाओगे, जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आएगा। और गेट में खासकर डीएसई अलग पूछता है, डीएसआई अलग पूछता है, इसलिए याद मत करना चीजों को, मैं समझा दूंगा कैसे निकालना है, बस दैट विल बी सफिशिएंट, ठीक है। कल क्वेश्चन करेंगे, देख लेना, मोर देन इनफ है ये, इससे इससे आपका कोई सा भी गेट का क्वेश्चन या किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। जो समझा रहा हूं उसको बस ध्यान से समझ लो। तो डीएसई की अगर मैं बात किया तो डीएसई इज इक्वल टू आरई, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, सपोर्ट रिएक्शंस कितने हैं, ठीक है, माइनस ई, ई इज द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसलिए यहां मैं ई इसलिए लिख रहा हूं, मैं 3 लिख सकता हूं, बट अगर 3D में चले गया तो ये आपका 6 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कितनी लगेगी, 6 इक्विलिब्रियम हो जाएगी वहां पे, 3 फोर्स की 3 मोमेंट की, ठीक है। सो आर ई माइनस ई,
ठीक। अब देखो, अगर मैं 2D के लिए लिखूं, फॉर 2D DSE इज इक्वल टू RE -3। क्लियर? इजी है। इतना समझ में आया? DSE तो निकल जाएगा यार अब कम से कम। इतना क्लियर है? ठीक है। DSE में ये ध्यान, और इस 3 को ध्यान रखना। इस 3 के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूं अब। ठीक। अब बात आती है DSI की। यह है आपका तो पूरे सब्जेक्ट पर कैसे ट्रिक लगा दोगे? थोड़ा तो समझना ही पड़ेगा ना। पूरे सब्जेक्ट में ट्रिक थोड़ी लगा सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, DSE का मैं आपको बता दिया, RE-3। 2D का ही आता है जनरली क्वेश्चन, 3D का नहीं आता। ठीक है, तो टोटल सपोर्ट रिएक्शंस काउंट करना, उसको 3 से माइनस कर देना, यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ DSI के लिए मैं आपको एक बात बोला कि ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और मेंबर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। मतलब स्ट्रक्चर कैसा है ये डिपेंड करेगा। इस बार स्ट्रक्चर कैसा है ये आपको देखना पड़ेगा। ये वो फ्रेम है कि आपका ट्रस है कि बीम है, कैसा स्ट्रक्चर है ये आपको मैटर करेगा। क्लियर है? ठीक है, अब समझो DSI की अगर मैं बात करूं तो पहला मैं देखता हूं ट्रस। पहला है मेरा ट्रस। ठीक है, पहली बात कर रहे हैं ट्रस की। ट्रस के लिए 3 चीज समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके अगर थ्योरेटिकल में आया, क्योंकि आजकल आपका MSQ भी आ रहा है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, ट्रस के लिए आप 3 चीजें ध्यान रखो। पहला, मेंबर्स आर कंसिडर्ड स्ट्रेट। मेंबर स्ट्रेट होंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, लोड्स आर अप्लाइड एट जॉइंट्स ओनली। लोड कहां पे लगेगा? सिर्फ जॉइंट पे लगेगा, सिर्फ जॉइंट पे। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये अगर याद कर लिए, ठीक है, ये अगर याद रख गए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इजीली निकल जाएंगे। ठीक, ओनली एक्सियल फोर्सेस आर कंसिडर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, ओनली एक्सियल फोर्सेस आर कंसिडर्ड। सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स को काउंट करना है। मतलब शियर फोर्स नहीं आएगा, बेंडिंग मोमेंट नहीं ले पाएगा, टॉर्शनल मोमेंट नहीं आएगा। इसको पहले दिमाग में बैठा लो, उसके बाद चीजों को बताता हूं। इतना क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चलो पहला ठीक है, स्टेट कंसीडर करना नहीं भी किया चल जाएगा। ठीक, वो जब थ्योरी लिखते थे ना तब वो सब काम आता था, या मेंस दे रहे हो ESC का। आजकल बहुत जगह मेंस तो हट ही गया है। ठीक है, MPPSC में है शायद। और ठीक, तो ये सब एजम्पशंस लिखने के काम आता था। ये जो लाइन है ना, ओनली एक्सियल फोर्सेस आर कंसीडर्ड, दिस इज द मेन बैकबोन ऑफ द ट्रस्ट। बैकबोन है पूरे ट्रस्ट का। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आपकी है ही नहीं। ठीक, अब मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूं व्हाट इज द DSI। ठीक है, अगर आपको इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी निकालना है फॉर द केस ऑफ द ट्रस्ट, तब आप कैसे डील करोगे? ठीक है, सो DSI फॉर ट्रस्ट। ठीक है, मेरे पास एक ट्रस है। ठीक है, ये एक ट्रस है, समझना। इसमें टोटल मान लो M मेंबर्स है। M मेंबर्स है।
ठीक है, टोटल मेरे पास कितने मेंबर है, m। अब खुद से बताओ, मैं ये जो लाइन लिखा हूं, ये जो मैं लाइन लिखा हूं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो मैं लाइन लिखा हूं, ओनली एक्सियल फोर्सेस आर कंसिडर्ड। ठीक, इस ट्रस्ट में अगर m मेंबर्स हैं, नीचे का काउंटिंग मेरा हो चुका है, DSE में निकाल चुका हूं, ठीक है। DSE कैसे निकाला, RE सपोर्ट रिएक्शंस माइनस E, RE -3, इस ये मैं निकाल चुका हूं, ठीक है। अब उसको मैं नहीं भूलना, ठीक है, कि फिर से इसको काउंट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। अब जो मेरे को काउंट करना है वो मेंबर से मेरे को निकालना है। मैं क्या बोला, DSI डिपेंड्स अपॉन मेंबर फोर्सेस एंड द ज्योमेट्री, मेंबर फोर्स और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं DSI बात कर रहा हूं किसकी, ट्रस्ट की। पहले केस में मेरा कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, DSE मेरा आ जाता था, DSI मेरे को अलग अलग निकालना पड़ेगा। क्लियर, क्लियर है यहां तक। अगर ये मेरा ट्रस्ट है, इसमें m मेंबर्स हैं, तो टोटल अननोन कितने हुए, सोच के बताओ, टोटल अननोन कितने हुए मेरे पास, जल्दी बताओ। अगर इस ट्रस्ट में मेरे पास m मेंबर्स हैं, तो मेरे पास टोटल अननोन कितने हुए। एक मेंबर मेरे को कितना अननोन देगा, जल्दी बताओ। एक मेंबर मेरे को कितना अननोन देगा, एनीवन? अभी तक समझे हो तो इजीली बता दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हूं ये, ओनली एक्सियल फोर्सेस आर कंसिडर्ड, ओनली एक्सियल फोर्सेस। एनीवन? कोई बात नहीं, देखो ये एक मेंबर है, या ये एक मेंबर ले लिया, ठीक है, ये एक मेंबर है, इसमें या तो कंप्रेशन आएगा या फिर टेंशन आएगा, एक ही चीज आ सकती है। ना शियर फोर्स आएगा, ना बेंडिंग मोमेंट आएगा, ना टॉर्शनल मोमेंट आएगा। मतलब मेरा एक मेंबर एक अननोन दे रहा है, एक मेंबर एक अननोन दे रहा है। क्लियर, क्लियर है। तो मेरे पास अननोन कितने हो गए, m, जितने मेंबर्स हैं उतने अननोन, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, जो फॉर्मूला रटते हो मैं वही बता रहा हूं आपको, यहां कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो रही है। अगर अभी आप व्यापम को उठा के देखो, व्यापम में एक पेज का क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, एक पेज का पूरा पढ़ना उसको एक बार बैठ के आज। और ये सब चीजें अगर आप नहीं समझते हो, आप नहीं बना पाओगे। अगर मैं, ये मेरा अननोन हो गया, ठीक है, ये अननोन हो गया। अब मेरे को देखना है इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितनी है। ये वाली इक्विलिब्रियम कंडीशन, नीचे की जो सपोर्ट रिएक्शन है उसको तो मैं काउंट कर चुका हूं, किसमें, DSE में, DSE में सपोर्ट वाला मैं काउंट कर चुका हूं। अब मेरे को देखना है जॉइंट पे। मैं ये एक जॉइंट कंसीडर किया, ये वाला जॉइंट मैं कंसीडर किया, ठीक है। यहां पे मेरे को कितने इक्वेशन मिल जाएंगे, कितने इक्वेशन मिलेंगे, बता सकता है कोई, कितने इक्वेशन मिलेंगे मेरे को यहां पे। एक समेशन ऑफ x और एक समेशन ऑफ y। समेशन ऑफ m में नहीं लगा सकता, ध्यान रखना, समेशन ऑफ m में नहीं लगा सकता, क्योंकि वो बेंडिंग मोमेंट के लिए यूज होता है। जॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा, ये चीजें मैं आपको पहले ही कंसीडर क्लियर कर दिया हूं, ठीक है। तो एक जॉइंट मेरे को दो इक्वेशन देगा, समेशन x समेशन y। क्लियर, ये क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अननोन m थे, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस जो मेरे को मिलने वाले हैं, ठीक है, जिससे मैं ये सॉल्व करूंगा, वो कैसे मिलने वाले हैं। एक जॉइंट पकड़ा तो ये समेशन x देगा, समेशन y देगा, ठीक है। तो एक जॉइंट मेरे को दो इक्वेशन दे रहा है, सो -2j, m -2j। अब सुना सुना लग रहा है थोड़ा सा, अब सुना सुना लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्लियर। इसके बाद अब अगर मैं देखूं यहां पे, ये जो था मेरा यहां पे DSE जब मैं निकाला था, DSE जब मैं निकाल रहा था, तब मैं RE-3 में यूज कर चुका हूं। मतलब ये जो तीन है, इसको मैं, इस तीन को मैं याद करने जो बोला था, ठीक है, ये तीन मैं यूज कर चुका हूं पहले, ठीक है। ये तीन, चलो ठीक है, ये सपोर्ट रिएक्शंस के हैं, बट ये तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज हो चुकी हैं, ठीक है। तो हर जॉइंट को जब मैं कंसीडर करूंगा ना, तो ये तीन जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, उसको मेरे को हटाना पड़ेगा। क्लियर है। अगर नहीं हटाया तो आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो।
इक्वेशन लिखते जाओ, सेम इक्वेशन बनेगा। ठीक है, इसलिए m माइनस 2j माइनस 3 विल बी द DSI ऑफ द ट्रस। ठीक है, इसको मैं ओपन करके लिख दू, m प्लस 3 माइनस 2j, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको ओपन किया, ये प्लस हो गया। क्लियर है यहां तक? ये है मेरा DSI, ये है मेरा DSI। ठीक है, अब अगर मैं DS निकालूंगा, DS मैं निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, DSE प्लस DSI, DSE प्लस DSI। ठीक है, DSE क्या था मेरा, RE माइनस 3, DSE क्या था, RE माइनस 3, और DSI क्या आया, प्लस M प्लस 3 माइनस 2j। ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, फाइनल फॉर्मूला क्या बना, M प्लस RE माइनस 2j। यही तो सुनते आ रहे हो बचपन से। क्या बना, M प्लस RE माइनस 2j। दिस इज द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द ट्रस। M प्लस RE माइनस 2j, M प्लस RE माइनस 2j, यही तो रटते रहते हो। क्लियर हुआ ये? ठीक है, यहां लिख देता हूं DS फॉर ट्रस, M प्लस RE माइनस 2j। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द ट्रस। DS जो टोटल आता है ना, दैट इज DSE प्लस DSI, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। DSE कहां से आया ये मैं आपको बता दिया, DSI फॉर द ट्रस कैसे होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर हुआ? कुछ हाँ नहीं बोलो कि बिल्कुल ही ऊपर से आ रहा है। बताओ। ठीक है, तो ये है आपका DS फॉर द ट्रस। अब मैं बात करता हूं फ्रेम की, फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक, अगर आपने एजम्पशन याद कर लिया ट्रस का कि सिर्फ एक्सियल फोर्स को ही आने देना है, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देना है, यू विल इजिली गेट थ्रू हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर द DS। क्लियर है? फ्रेम के केस में ये सब कुछ नहीं है। फ्रेम आपका शियर फोर्स भी लेगा, बेंडिंग मोमेंट भी लेगा, एक्सियल फोर्स भी लेगा, सब कुछ ले लेता है फ्रेम। रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, सब कुछ वो हैंडल कर लेगा। क्लियर? देखो ये मेरा एक फ्रेम है, ये मेरा फ्रेम है ABCD, ये मेरा फ्रेम है एक। ठीक, इसको अगर मैं इस सेक्शन को मान लो, यहां से ये लॉक है, यहां से बंद है। ठीक है, यहां पे एक सेक्शन ये जो है, यहां से अगर मैं इसका एक सेक्शन कट किया, ठीक है, एक सेक्शन को कट किया और यहां पे जूम करके देखा, क्या किया मैं, जूम किया, तो मेरे को क्या क्या दिखेगा, कौन कौन से इंटरनल फोर्स दिखेंगे। ये 2D में है, पहली बार 2D में है, क्लियर बता रहा हूं, 2D में है। मेरे को क्या क्या दिखेगा यहां पे, ठीक, पहली चीज दिखेगी मेरे को इंटरनल फोर्सेस में एक्सियल फोर्स। ठीक है, दूसरा मेरे को दिखेगा शियर फोर्स, और तीसरा मेरे को दिखेगा बेंडिंग मोमेंट। ये 3 फोर्स मेरे को दिख रहे हैं। क्लियर? देखो, अगर जब तक 3D नहीं आएगा आपका ट्विस्टिंग नहीं आ पाएगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में के अलोंग मोमेंट लगने के लिए आपका डायग्राम 3D होना चाहिए, या आपका स्ट्रक्चर 3D होना चाहिए। जनरली ट्विस्टिंग मोमेंट से क्वेश्चन नहीं आता, हम जो टॉर्शन पढ़ लेते हैं ना उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वहीं तक वो सीमित रहता है।
स्ट्रक्चर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, अगर दिया तो आपको स्ट्रक्चर बना के देगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका सीवीटी है। यहां पे मेरे 3 फोर्स आ रहे हैं, ठीक, कब? जब मैंने एक क्लोज्ड लूप को सेक्शन कट किया, जब एक क्लोज्ड लूप का मैंने सेक्शन कट किया, देन वी गॉट द 3 फोर्सेस, 3 इंटरनल फोर्सेस। देखो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया, इंटरनल फोर्सेस के बारे में बताया हूं। 4 टाइप के हैं, एक्सियल, शियर, बेंडिंग और ट्विस्टिंग, 4 फोर्स हैं आपके, ठीक। यहां पे अगर मैं एक क्लोज्ड लूप को कट किया तो मेरे को 3 अननोन मिल रहे हैं, क्लियर है इतना? अब मैं डीएसआई की बात करूं, देखो डीएस की अगर मैं बात करूंगा तो सेम होगा, डीएस के लिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। डीएस क्या है आपका? आर ई माइनस ई, ठीक है, और 2D के लिए आर ई माइनस 3, ये मेरा डीएस है, डीएसई। एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि डीएसई तो कभी गलत नहीं होगा, कम से कम इतना दिमाग में रखना, डीएसई कभी गलत मत करना जीवन में। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन कैसा भी टफ से टफ स्ट्रक्चर रहे, आपको सिर्फ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन को देखने और उसको नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम से माइनस करना है। 3D है तो 6, 2D है तो 3, क्लियर? डीएसई की अगर मैं बात करूं, सिर्फ डीएसई की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो मैं डीएसआई इज इक्वल टू, अगर क्लोज लूप है, 3C माइनस आर आर, ठीक। अब मैं क्या है ये बता रहा हूं, 3C माइनस आर आर, वेयर C इज द नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप्स, नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप्स, and RR is the reaction released. अगर जीवन में कभी भी गेट का क्वेश्चन सॉल्व किए होगे, कभी भी गलती से, तो आपको एक चीज हमेशा दिखती है उसमें, जैसे मेरे पास फ्रेम है तो वो यहां पे ऐसा डॉट बनाता है और इसको बोलते हैं इंटरनल हिंज, इसको बोलते हैं इंटरनल हिंज। जीवन में गेट में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन आया है स्ट्रक्चर से और उसने इंटरनल हिंज से क्वेश्चन नहीं पूछा है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है गेट का, इंटरनल हिंज, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज जो स्ट्रक्चर की चेंज होती है वो हमेशा टिपिकल हो जाती है थोड़ी सी। टिपिकल क्या, 2 ही चीजें हैं, एक तो मोमेंट 0 होगा, दूसरा आपका थीटा सेम नहीं रह जाता। रिजिड, जैसे ये एक रिजिड जॉइंट है, ये एक रिजिड जॉइंट है, ठीक है, तो इन दोनों का थीटा सेम नहीं रह जाता, 2 ही प्रॉपर्टी है उसकी। ये 2 प्रॉपर्टी अगर आप यूज करना जान गए, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर ले आओगे, हर एक क्वेश्चन का। ये 2 प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। जब डिटेल में डिस्कशन करेंगे उसको मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो इंटरनल हिंज अगर है तो उसके केस में हम यूज करते हैं आर आर के लिए समेशन m डैश माइनस 1। कल क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें पूरा सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन रिलीज में क्या बोल रहा हूं ये बस ध्यान रख लो, रिएक्शन रिलीज इज इक्वल टू समेशन ऑफ m डैश माइनस 1, वेयर m डैश जो है, ठीक है, जैसे ये मेरा इंटरनल हिंज है, एक इस मेंबर से कनेक्टेड है, एक इस मेंबर से कनेक्टेड है, 2 मेंबर से कनेक्टेड है, ठीक है, एक ये वाला मेंबर, एक ये वाला मेंबर, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा m डैश 2, इंटरनल हिंज कितने मेंबर्स कनेक्टेड है, एक और एक 2, 2 माइनस 1, ठीक है। और समेशन क्यों लिया है, यहां पे भी हो सकता है इंटरनल इशू होता तो इसको मैं कंसीडर करता, ये कितने मेंबर से कनेक्टेड है -1, उन दोनों को मैं ऐड करके लिखूंगा, दैट इज कॉल्ड द आर आर, ठीक है। या आपका लिंक दिया हुआ है या फिर इंटरनल रूलर है, ठीक है, स्लाइडर है, कैसा टाइप का आपका सपोर्ट दिया हुआ है या कैसे टाइप का आपका ज्वाइंट है, किस टाइप का आपका इंटरनल ज्वाइंट किस टाइप का है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इतने फॉर्मूले से आपके हर क्वेश्चन बन जाएंगे, टफ से टफ, गेट के तो सारे क्वेश्चन गारंटी है बन जाएंगे डीएस में, ठीक। तो पहले आप डीएसई निकालो यहां से आर ई माइनस ई से, उसके बाद आप डीएसआई निकालो यहां से 3C माइनस आर आर, दैट इज सफिशियंट, इतना सफिशियंट है, ठीक है, किसके लिए, डीएस के लिए। ठीक, इसके साथ ही अगर मैं बीम का अगर बोलूं तो बीम को आप बिल्कुल फ्रेम टाइप ही ट्रीट करिए, आपका हर एक आंसर आएगा। बीम को भी बिल्कुल फ्रेम टाइप आपको ट्रीट करना है, कल क्वेश्चंस में देख लेंगे, ठीक।
अब थोड़ा सा बात करते हैं डी के बारे में, दैट इज काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, डी के। इसको समझ लो, मैं क्या बोला, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इससे रिलेटेड है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड है, मींस नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड मूवमेंट। ध्यान से समझना, डेफिनेशन समझ गए आपका आंसर आ जाएगा, आप खुद ही फॉर्मूला बना लोगे। नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड मूवमेंट अवेलेबल एट ईच जॉइंट। ठीक है, समझो क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड मूवमेंट अवेलेबल एट ईच जॉइंट। एक एक वर्ड की अहमियत है, इसमें ध्यान रखना, एक एक वर्ड की। नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड, जिसको रोका ना गया हो, ठीक है, जिसको रोका ना गया हो, अगर आपने सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया तो आप उसको रोक दिए हो। ठीक है, अनरिस्ट्रेन्ड मूवमेंट अवेलेबल एट ईच जॉइंट, सारे जॉइंट को इकट्ठा करके टोटल करना है, दैट इज योर डीके, दैट इज योर डीके। ओके, जैसे अगर मैं एक फ्रेम लिया, ठीक है, ये मैं एक फ्रेम लिया, ये है ए, ये बी, सी एंड डी। ठीक, अगर मैं जॉइंट बी को देखा, जॉइंट बी को देखा, ठीक है, ये क्या है, आपका फ्रेम है। फ्रेम में सिर्फ एक्सियल नहीं आता है, शियर फोर्स भी आता है, बेंडिंग मोमेंट भी आता है। 3D होगा तो आपका टॉर्शन भी आ जाएगा। ठीक, बट अभी 2D की बात कर रहे हैं। अगर जॉइंट बी को मैं देखा तो ये क्या कर सकता है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है ऊपर, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और ये थोड़ा सा रोटेट भी कर सकता है, 3 कर सकता है। ठीक है, तो इस जॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3। क्लियर, क्लियर है। अगर मैं एक ट्रस लिया, एक ट्रस लिया, इस जॉइंट की अगर मैं बात किया, ठीक है, इस जॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इसके पास कितना मूवमेंट है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, पर इसमें थीटा नहीं आ सकता, पहले ही रोक दिया हूं, थीटा नहीं आएगा। एक लाइन सबसे, पूरे आज लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन वही है कि ट्रस सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स ही ले पाएगा। ठीक है, तो या तो इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा, बस थीटा नहीं आएगा। तो एक जॉइंट पे आपका कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम या कितने अनरेस्ट्रेन्ड मूवमेंट है, 2। एक जॉइंट पे 2 है, तो टोटल जॉइंट में नंबर ऑफ जॉइंट्स। क्लियर, अब देखो, अब यहीं से मैं आपका फॉर्मूला बना देता हूं। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड मूवमेंट अवेलेबल। ठीक है, अगर मैं लिया ट्रस, ठीक है, और ये है मेरा 2D, ठीक है, 2D ट्रस लिया तो मेरे पास कितना अवेलेबल है, 2। ठीक है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, बस थीटा नहीं आएगा। क्लियर, ट्रस अगर लिया मैं 3D तो मेरे पास कितना अवेलेबल है, 3, एक्स वाई एंड जेड, 3 मूवमेंट अवेलेबल है एक जॉइंट के पास। ठीक, अगर मैं लिया फ्रेम 2D, 2D अगर फ्रेम लिया, ठीक है, कितना अवेलेबल है, एक्स वाई एंड थीटा, 3। ठीक है, एक जॉइंट के पास 3 अवेलेबल है। और फ्रेम लिया अगर मैं 3D, ओके, सो एक्स वाई जेड, 3 आपके फोर्स हो गए। ठीक है, एक्स में मोमेंट, वाई में मोमेंट एंड जेड में मोमेंट, 3 और हो गए। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 6। दीज आर द नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड मूवमेंट अवेलेबल, नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड मूवमेंट अवेलेबल। ठीक है, अब देखो एक चीज और देख लो, यहां पे कितना था, 3 था, यहां पे कितना था, 3 था।
ठीक है, यहां पे 3 मूवमेंट अवेलेबल था, यहां पे 3 मूवमेंट अवेलेबल था, यहां पे भी मूवमेंट अवेलेबल होता अगर ये जॉइंट फिक्स नहीं होता तो। ठीक, यहां पे भी मेरा मूवमेंट अवेलेबल होता अगर जॉइंट फिक्स नहीं होता तो, बट यहां पे जॉइंट फिक्स है, वो रोक दिया है। ठीक है, उसने क्या किया, मूवमेंट रोक दिया है। सो मैं इसको माइनस करूंगा। यहां पे भी मूवमेंट होता, 3 मूवमेंट होता, बट इसने रोक दिया है। कौन रोक कौन रहा है, सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन वो उसको स्टॉप कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक सपोर्ट प्रोवाइडेड है तो वो उसको रोक रहा है। ओके, क्लियर है। अब देखो, अगर मैं फ्रेम का केस देखा, फ्रेम, ठीक है, 2D में अगर मैं देखा, सो 3J, 3J एक जॉइंट कितना मूवमेंट कर सकता है, 3J। ठीक है, एक जॉइंट के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल है, एक्स वाई एंड थीटा, एक्स वाई एंड थीटा। ठीक है, सो 3J, और इसको रोक कौन रहा है, आर ई। कौन रोक रहा है इसको, आर ई रोक रहा है, दैट इज सपोर्ट रिएक्शन जितने आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये 2D हो गया, 3D की अगर मैं बात करूं, 6J माइनस आर ई। क्लियर है। अब अगर मैं ट्रस की बात करूं, ठीक है, ट्रस की अगर मैं बात करूं, 2D ट्रस, तो एक जॉइंट पे मेरे पास कितना अवेलेबल है, यही मेरा डीके है ना, यही मेरा डीके है। ठीक है, 2D ट्रस में मेरे पास एक जॉइंट पे 2 अवेलेबल है, दैट इज 2J। ठीक है, इसको कौन रोक रहा है, आर ई। अगर मैं 3D की बात करूं तो दैट इज 3J माइनस आर ई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डीके। कहीं पर भी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, कहीं पर भी याद करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप बाय डेफिनेशन अगर आप चलोगे, बाय डेफिनेशन यू विल एग्जैक्टली गेट द आंसर। नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड मूवमेंट अवेलेबल एट ईच जॉइंट। हर जॉइंट पे अगर आप मूवमेंट, अगर अनरिस्ट्रेन्ड मूवमेंट भी अगर आप काउंट कर लो, यू कैन इजीली गेट द आंसर, यू कैन इजीली गेट। ठीक है, इतना इतना ही है आपकी थ्योरी में डीएस की। इसके बाद, इस थ्योरी के बाद थोड़ा सा आपको इंटरनल जो जॉइंट होते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनल रोलर, डबल रोलर कैसा एक्ट करता है, लिंक कैसा एक्ट करता है, ये सब अगर आप इतना समझ गए ना, दैट इज सफिशिएंट। आप यहाँ इसके बाद आईएएस की बुक उठा लो, या फिर आप गेट की बुक उठा लो, या आप जो भी आप एसएसटी का लगा लो, जो भी आप पढ़ रहे हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं अटकेगा। ठीक, यहाँ पे चलो ठीक है, इसको मैं और क्वेश्चन में ये बता दूंगा। यहाँ पे आपका माइनस एम आता है। ठीक है, आपका मेंबर अगर इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस एम यूज करते हैं, और आर आर, ठीक है, आर आर यूज करते हैं। ठीक है, जो रिएक्शन रिलीज हुआ उसको हम काउंट करते हैं। ठीक है, मोमेंट वो क्लियर गेट में लाइन लिखता है, मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, एग्जैक्टली वो ये लाइन लिखता है। ठीक है, तो आपको मेंबर्स जो जो आपको रिस्ट्रेन करेगा उन चीजों को माइनस करना है, जो मूवमेंट को एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगा उनको आपको ऐड करना है, दैट इज आर आर। इतनी ही थ्योरी है आपके स्ट्रक्चर में। ठीक है, मतलब इनडिटरमिनेसी यूनिट में आपका इतना ही थ्योरी है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। टफ नहीं है, लेकिन अगर आपने अजम्पशंस लेके चला, देखो यहाँ पे मैं चार चीजों का फॉर्मूला बताया आपको। ठीक है, एक तो आपको डीएससी बताया, डीएसआई ट्रस का बताया, डीएसआई आपको मैं फ्रेम का बताया या बीम का बताया। उसके बाद मैं आपको डीके बता रहा हूँ अभी। ठीक है, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी बता रहा हूँ, उसके लिए भी मैंने आपको बाय डेफिनेशन क्या आप कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो कहीं पर भी रटने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो फंसोगे। कंसेप्ट को इतने बार रिवाइज कर लो, इतने बार रिवाइज कर लो कंसेप्ट को, कि वो आपका कहीं आपको डाउट रहे ही ना, आपको याद होने टाइप का हो जाए कि हाँ भाई इसका फॉर्मूला ही मेरे को याद हो गया, मैं इतने बार इसको मैं डिराइव कर चुका हूं। ठीक, मैं आपको फोर्सेस बताया, इंटरनल फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, उसको अगर आप समझ लिए, ट्रस्ट में कौन सा अप्लाई करना है। ट्रस्ट में या तो कंप्रेशन आएगा, टेंशन आएगा, दैट इज एक्सियल फोर्स ओनली, नो बेंडिंग मोमेंट, नो शियर फोर्स, नो टॉर्सनल मोमेंट। इतने आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्रोच द गेट क्वेश्चंस, इजीली यू कैन अप्रोच। इतनी आपको समझ होनी चाहिए। ओके, सो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं।
इसके बाद अब कल की क्लास में हम क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू। और साथ ही हमारा कोर्स अभी मैं आपको बता दूं ये कि ये गेट का हमारा जो कोर्स चल रहा है, ठीक है, ये रिकॉर्डेड कोर्स है। 26 का हमारा 2222 का है, और ये 27 और 28, ठीक है, तीनों आपका कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है हमारा। ये अभी दिवाली ऑफर में, ये बात ध्यान रखना, दिवाली ऑफर में अगर आप इसको अभी लेते हैं तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। हर कोर्स में, गेट एकेडमी के हर कोर्स में आपको 12% का डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, सो यू कैन परचेज द ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप ऐप में जाके भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। ओके, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, और ऐसे ही सीरीज में लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्वेश्चंस आते रहेंगे, और पहले कंसेप्ट डिस्कस होगा पूरा डिटेल में, और गेट के लेवल का डिस्कस होगा। कहीं पर भी क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज आपसे नहीं होगा। थोड़ा सा आपसे उम्मीद की जाती है कि जैसे आज स्ट्रक्चर था, ठीक है, थोड़ा सा ये उम्मीद की जाती है कि आप पहले से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कि कौन से किस टाइप के जॉइंट होते हैं, किस टाइप के सपोर्ट रिएक्शंस होते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ के बैठे, क्योंकि गेट में एकदम आपको अब जो समय बचा है, ठीक है, अब जो समय बचा है उसमें आपको एकदम बेसिक से चीजें नहीं कराई जा सकती, समय कम है। अक्टूबर आ चुका है, फरवरी में एग्जाम है, अक्टूबर में मिड आ गया है, नवंबर दिसंबर मतलब 2.5 महीने ये हैं, 1 महीना आपको टोटल पूरा रिविजन में देना है, आपको, देन ओनली यू कैन परफॉर्म गुड। ओके, सो थोड़ा सा आप यहाँ पे आप कंसेप्ट सीरीज में आइए, बिल्कुल समझिए, और जहां पे डाउट है उसको आप कमेंट में पूछिए, ठीक है। थैंक यू।